हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं संस्कार एग्रीकल्चर क्लास। दोस्तों, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए और काफ़ी आपने आप भी रहे होंगे न्यूज़ देखने के बाद, क्योंकि हमारा चैनल काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था। बट अब हम रेगुलर बेसिस पे करने वाले हैं। सो आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, मेरे सब्जेक्ट का फर्स्ट वीडियो है जो जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं जितेंद्र सिंह आपको पढ़ाऊँगा प्लांट ब्रीडिंग। सो दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन का क्लास है और हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्लांट ब्रीडिंग का। सो लेट्स बिगिन। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों दिमाग में ये आता है कि इंट्रोडक्शन में प्लांट ब्रीडिंग क्या चीज़ होती है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसके पेजेस क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, ये करता क्या है, एम्स क्या है, अचीवमेंट्स क्या हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ चल रहा है अभी। तो ऐसे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन जब वो 1950 और 51 के बीच की बात की जाए, उस समय हमारे जो देश का प्रोडक्शन था, फुल प्रोडक्शन था, वो 50.83 मिलियन टन था, जो कि बहुत ही कम था। और आफ्टर 57 ईयर्स एगो, यानी कि 2006 और 7 के बीच में जब सर्वे किया गया, उस समय हमारे देश की प्रोडक्टिविटी थी वो 230.58 मिलियन टन हेक्टेयर थी। तो ऐसे में फिर सवाल ये देखने को मिलता है, इसमें जब हम डिफरेंस करते हैं तो देखते हैं कि 350 गुना इसमें प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। 350 गुना प्रोडक्शन इन 57 सालों में बढ़ा है। उसका रीज़न क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, या फिर कैसे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, इंक्रीज हुआ, और क्यों हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ये देखते हैं। तो पॉपुलेशन की बात करें, अगर पॉपुलेशन इस पूरे 57 ईयर्स में एक एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीमेंट की बात करें तो पर ईयर्स 2.5% का एवरेज जो है मेंटेन रहा, और 2.5% पॉपुलेशन जो है हर साल बढ़ती गई। इसमें इंक्रीमेंट ऑफ एरिया की बात करें, एरिया जब इंक्रीज की बात करें तो 27%, 27.87% जो एरिया था वो हमारा 57 सालों में वो एरिया बढ़ गया। इसमें हमारे खेती योग्य बढ़ गई, यानी 27% हमने भूमि बढ़ा लिया। और ईल्ड की बात करें तो टोटल जो ईल्ड हमने इंक्रीज किया था वो 250% हमने ईल्ड इंक्रीज किया था। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो हमारा डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, इसका आंकड़ा हमेशा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हमें सिर्फ यही आंकड़ा या फिर यही प्रोडक्शन ले करके नहीं चलना है, क्योंकि अगर हम यही प्रोडक्शन रखेंगे तो वो आगे फ्यूचर में हमें फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा, उसमें कमी आएगी, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा और फूड प्रोडक्टिविटी हमारे सेम रहेगी। तो जरूरत क्यों हो प्लांट ब्रीडिंग की, तो ये इसकी ज़रूरत इसीलिए है कि हर साल हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है फूड की। तो फूड की अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चरिस्ट की होती है, तो एग्रीकल्चर की और फार्मर्स की होती है, तो उनको प्रोडक्शन देना, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना, ये इसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरी है। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, तो प्लांट ब्रीडिंग कंसिस्ट करता है प्रिंसिपल और मेथड्स को, जो कि उसके किसी भी प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को चेंज करता है। ये जिस तरीके से उनके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है, उसी के प्रिंसिपल और मेथड्स को कंटेन करता है हमारा प्लांट ब्रीडिंग, उसे ही हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1871 से। हम ध्यान रखिएगा कि हम जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो हिस्ट्री हम सिर्फ इंडिया का डेटा दे रहे हैं। हिस्ट्री हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। 1871 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया था, स्टेबलाइज किया था। उसके बाद जो पहला एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उन्होंने अपॉइंट किया वो 1892 में उन्होंने पहला एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उन्होंने अपॉइंट किया। आफ्टर दैट 1905 में 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी उनको, तो उन्होंने इसको स्टेबलाइज किया, जो कि पूसा बिहार में स्थित था। बाद में 1905 के बाद 1934 में, यानी 1934 में एक अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक की वजह से जो बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई, काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हुई। तो इस वजह से
1936 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पे 1936 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया हमारे इंडिया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को। और 1946 में उस समय जो इसका नाम जो है इम्पीरियल से चेंज करके, इसका नाम रिप्लेस करके और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन कर दिया गया। जब 1946 में 1946 में इसका चेंज किया गया तो जो काउंसिल बनाई गई थी 1929 में एक काउंसिल बनाई गई थी, 1929 में एक काउंसिल बनाई गई थी जिसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं। उस काउंसिल का नेम भी 1900 यानी कि 1946 में उसका नेम भी चेंज करके और इंपीरियल से इंडियन कर दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन कर दिया गया। आफ्टर दैट 1961 में 1961 में फर्स्ट हाइब्रिड मेज वैरायटीज रिलीज की गई। 1961 में पहली हाइब्रिड मेज प्रोड्यूस की गई थी और उसको रिलीज किया गया। और जबकि 1960 में पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया था जो कि पंतनगर में स्थित है, पंतनगर नैनीताल, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद फेजेस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है फेजेस। तो कितने टाइप्स के इसके फेजेस होते हैं? इसके फेजेस मेनली 5 होते हैं। पहला जो होता है डोमेस्टिकेशन होता है, सेकंड सिलेक्शन होता है, थर्ड हाइब्रिडेशन होता है, फोर्थ नोवेल जेनेटिक वेरिएशंस होता है और फिफ्थ जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। बात करते हैं हम डोमेस्टिकेशन की। तो डोमेस्टिकेशन, व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन में हम वर्ल्ड के किसी एरिया से प्लांट्स को वर्ल्ड के किसी दूसरे एरिया में हम प्लेस करते हैं, वहां पे हम उसको कल्टीवेशन में लाते हैं। उसको कल्टीवेशन में लाने के इस प्रोसीजर को ही हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जहाँ पे वो नहीं पाया जाता था वहां पे हम उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, तो इसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। इसकी वजह से भी काफी वेराइटीज हम आज देखते हैं। इसके बाद सेकंड आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन एज वो प्रोसीजर है, सिलेक्शन इज द प्रोसीजर जिसमें हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन से सुपीरियर वेराइटीज को सेलेक्ट करते हैं, उस सुपीरियर वेराइटीज को हम मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर उसको बाद उसको हम कमर्शियल कल्टीवेशन में लाते हैं। दैट इज द सिलेक्शन। नंबर थर्ड हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन जिसको हम हिंदी में संकरण कहते हैं, वो हाइब्रिडेशन में हम मेनली 2 वेराइटीज को क्रॉस करा करके और उनके कैरेक्टर्स को किसी तीसरी वेराइटीज में हम उसको ले लेते हैं। मीन्स कि हम 2 वेराइटीज को क्रॉस कराते हैं, 2 वेराइटीज के क्रॉस कराते हैं जिसका दोनों के कैरेक्टर्स अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल वीट, जो हमारा कॉमन वीट था पहले, जो हम कॉमन कल्टीवेशन में लाते थे, जो कॉमन कल्टीवेशन में वीट हमारे हुआ करते थे, वो जो थे वो काफ़ी हाइट में लंबे हुआ करते थे और जो वाइल्ड स्पीसीज थी वो डॉर्फ वेराइटीज हुआ करती थी। तो हमने क्या किया कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया और एक थर्ड कैरेक्टर हमने पाया जिसमें हमें सेमी डॉर्फ मिला, यानी कि ना ही वो बड़ा था और ना ही छोटा था, और उसकी प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छी उसकी प्रोडक्शन थी। तो हमने सेमी डॉर्फ वेराइटी बना लिया और प्रोडक्शन भी हमने इंक्रीज कर लिया। तो जो सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट और राइस है, ये एक जो है हाइब्रिडेशन का ही प्रोडक्ट है। नाउ नोबल जेनेटिक वेरिएशन। नोबल जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? तो नोबल जेनेटिक वेरिएशन ऐसा वेरिएशन होता है जिसमें हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन यानी कि एक्स रेज, गामा रेज, वाई रेज, इनसे हम किसी भी जीन में चेंजेस करते हैं। ये ऐसे रेज होते हैं, ऐसे किरणें होती हैं जो क्या करते हैं कि किसी डीएनए को अफेक्टेड कर देते हैं, उसके जीन्स को चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके के जो म्यूटेशन थे, इस तरीके से हमने इंड्यूस कराया म्यूटेशन को, परिवर्तन हमने इंड्यूस किया और इसके बाद एक कैरेक्टर बना, एक नया कैरेक्टर मिला, उसे ही हम कहते हैं नोवेल जेनेटिक वेरिएशन। ये जो वेरिएशन होता है उसे नोवेल जेनेटिक वेरिएशन होता है। आफ्टर दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एडवांस यानी साइंस का, हमारे प्लांट ब्रीडिंग का एडवांस लेवल है जिसमें हम 2 जीन्स को आपस में जोड़ने या तोड़ने का काम करते हैं।
उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें प्रोडक्ट मिला वो हमने दो ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस कराया, उनके जीन्स को आपस में जोड़ा कैरियर्स के थ्रू, और इसके बाद हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका रिजल्ट हमें काफ़ी बेनिफिट वाला भी मिल जाता है और कभी कभी हार्मफुल भी होता है। तो बेनिफिट में क्या जो मिला उसमें हमारा टोमेटो एक प्रोडक्ट है जिसमें कि पहले जो टोमेटोज हुआ करती थी वो काफ़ी पेरिसेबल नेचर की होती थी, काफ़ी जल्दी सड़ जाती थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट यानी कि जो हम कॉमन टोमेटो आज खाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, उस टोमेटोज की क्वालिटी कुछ और होती है, वो उसको हम कुछ दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक प्रोडक्ट था। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ये है कि हम किसी जेनेटिक वेरिएशंस के थ्रू या किसी तरीके का चेंजेस लाने के बाद, किसी जेनेटिक वेरिएशन करने के बाद हम किसी वेराइटीज को कितना इकोनॉमिकली और एग्रोनॉमिकली हम कितना बेटर बना लेते हैं, वही हमारा एम होता है। हम उसको कितना बेस्ट कर सकते हैं अपने कंज्यूम के लिए, अपने प्रॉफिट एग्नॉमिकली और इकोनॉमिकली हम कैसे बना सकते हैं उसको, यही हमारा एम होता है। हम कोई भी अगर प्लांट ब्रीडिंग का वर्क डन करते हैं, कोई प्रिंसिपल या मेथड अप्लाई करते हैं, तो हमारा एम जो होता है वो यही होता है कि हम उसको एग्नॉमिकली और इकोनॉमिकली किस तरीके से बना सकें। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो सेमीडॉर, व्हीट और राइस, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आफ्टर दैट कॉटन, हाइब्रिड मेज, नॉबलाइजेशन ऑफ इंडियन केन, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, ट्रांसजेनिक वेराइटीज, ये सारे के सारे जो हैं इसकी अचीवमेंट्स हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।